हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें क्या क्या कवर कर लिया था, चलिए उसी के आगे हम लोग चलते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। अब उसी क्रम में हम लोगों ने कल बांटा था ताप। ताप को अगर हम समझना चाहते थे तो हमने बताया था कि एक टर्म हमें ताप मिला था, दूसरा टर्म हमें ऊष्मा मिली थी। और फिर हमने बताया था कि ताप से संबंधित चीजों का अध्ययन हम ताप मिति के तहत करेंगे और ऊष्मा से संबंधित चीजों का अध्ययन हम ऊष्मा मिति के अंतर्गत करेंगे। फिर हम लोगों ने कल जो पढ़ना चालू किया था वो टॉपिक था ताप मिति, और उस क्रम में हम लोगों ने काफी कुछ समझ लिया था ताप के बारे में, ताप के मापन के बारे में। कल मैंने बता दिया था कि ताप एक अदिश राशि होती है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऐसे बेसिक फंडे हमने आपको बता दिए थे। और साथ में मैंने कहा था कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप हमें ये बताइएगा कि कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने पूछा था। मेरा क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप इसी बहाने कम से कम किताब अपनी पढ़ें, चीजों को ढूंढें। पर इन चीजों को बताने से पहले मैं थोड़ा आपसे बस कुछ बातें करना चाहता हूँ इस बात को लेके कि अब आप ये कह सकते हैं कि अब मैं सिलेबस से भटक रहा हूँ। और ये मेरी आज की नहीं, जब से मैं पढ़ना चालू किया हूँ 10, 11, 12 साल से, तब से मेरी ये आदत है कि मैं मुद्दों से भटक कर और बहुत ढेर सारे टॉपिक के बारे में पढ़ाने में खो जाता हूँ, है ना। और उसके पीछे एक लॉजिक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें आपको परफेक्ट आनी चाहिए। परफेक्ट आने का मतलब कि आप 10+2 दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इस जीवन में कोई काम दोबारा नहीं होता, है ना। और आप देख रहे हैं कि जैसा कि यूपी बोर्ड का सिलेबस लगातार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, कभी ये चैप्टर आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी 30% निकाल रहे हैं, कभी 70%, कभी कुछ। और अगर आपने छोड़ के टॉपिक को कवर कर लिया तो कल का जो दिन होगा ना, आपका आने वाला जो समय होगा वो आपके लिए काफी दुखदायी हो जाएगा। आपको टॉपिक में पकड़ कम होगी। तो अगर आप अपना सिलेबस छोड़ के पढ़े हैं तो आप 10+2 लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आए उतना सही है। और दूसरी बात ये भी है, लॉजिकल बात, कि आप कहेंगे सर ये हम वो पढ़ें जो हमारे काम का है। एक अच्छा बच्चा, जो बुद्धिमान बच्चा होता है, वो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ता है, सिलेबस पढ़ता है, बेमतलब चीजों को नहीं पढ़ता। तो भाई साहब ये बताओ, तुम्हें स्ट्रेटजी किस चीज की बनानी है? इंटर की बनानी है। तो अगर 10+2 आपको पढ़ना है, आप 12 का पेपर देना चाहते हैं, तो 11th का सिलेबस तो ऑलरेडी नहीं आएगा एग्जाम में, तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए, खत्म करिए बात, है ना। तो इस बात को दिमाग में एकदम कहीं गांठ बांध लीजिए कि अगर आप 11th की क्लासेस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फ्यूचर को लेकर सजग हैं। आप किस लिए पढ़ रहे हैं 11th? क्योंकि आपको आगे चल के कुछ करना है, जहां पर विज्ञान से संबंधित चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर 100% सिलेबस से भी ज्यादा आएगा। इसीलिए आप इंटर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं, हमेशा से कहता हूं, आप मेरी नोट्स उठाइए, आप यहाँ की जो नोट्स है, जो हम नोट्स बनवाए होंगे विज्ञान के, उसको उठाइए और टीजीटी का जो पेपर हुआ रहा होगा उसको मिला डालिए। अगर अंक सहित, क्या बोल रहा हूं, अंक सहित अगर 90 क्वेश्चन न मिलाना तो मैं आपका गुलाम परमानेंट, समझ रहे हैं ना। और 90-95 क्वेश्चन अगर साइंस में हो जाता है ना, तो आपके शहर में, आपके गांव में जो कॉलेज होगा ना वो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और आप सिर्फ इंटर की क्लास करके पीजीटी में लगभग 80 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी या एससी है ना, तो 80 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूँ, जो एमएससी लेवल का पेपर होता है। अगर आप 10+2 का अपना सिलेबस ढंग से कवर कर लीजिए तब, है ना। और बाकी जो पेपर होते हैं एनडीए, सीडीएस, बाकी जगहों पे जहां विज्ञान आता है, आप वहां जाएंगे दबा के करके आएंगे, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। तो पढ़ें वो जो पढ़ाई आगे तक आपका साथ है, वो पढ़ाई ना पढ़िए जो किसी काम की ना हो। तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, इसको कब का इंटर से निकाल दिया, सन 2013-14 से निकाल दिया, 8-10 साल हो गया निकाले, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा और आप समझिए इन मुद्दों को। इसलिए ये बात कहना आपसे जरूरी थी कि आप जानते रहे कि हम भटक गए हैं, सिलेबस से बाहर गए हैं, पर एग्जामों में ये टॉपिक आते हैं खूब कायदे से। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं हम, बकैती तो बड़ी हो गई, है ना। हमने कल जाते वक्त क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि अब तक प्रयोगशाला में जो न्यूनतम तापमान प्राप्त किया गया है वो कितना है, और अधिकतम जो तापमान प्राप्त किया गया है वो कितना है। तो आपने हमें बताया था कि एक है 10⁻⁻8 और एक जो है वो है 10⁻⁻8 तो दो तापमान आपने हमें बताया, एक बताया 10⁻⁻8 केल्विन और एक बताया 10⁻8 केल्विन। जो 10⁻⁻8 केल्विन तापमान मिला है वो मिला है
नाभिकीय चक्रण शीतलन। ये एक क्रिया होती है नाभिकीय क्रिया। उस रिएक्शन में हमें 10⁻⁸ केल्विन का टेम्परेचर मिला है। और जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर होता है ना, नाभिकीय संलयन रिएक्टर, अभी इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो आपको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, है ना। तब वहां हम आपको इस बातों को बताएंगे कि नाभिकीय संलयन रिएक्टर क्या है, इसमें किन देशों की भागीदारी है, इससे भविष्य में क्या लाभ होने वाला है, ऊर्जा कितनी आसान हो जाएगी, कितनी सुलभ हो जाएगी। जिस दिन हमने नाभिकीय संलयन रिएक्टर को सफल रूप से एकदम परीक्षण करा लिया, उस दिन समझ लीजिए दुनिया बदल जाएगी। एनर्जी की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। खैर काफी हद तक सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आने वाले 2-4 सालों में इस पे आधारित रिएक्टर मार्केट में आ जाएंगे जो वर्किंग फेज में होंगे। आपने सुना होगा ईथर प्रोजेक्ट के तहत कई सारे देश कार्य कर रहे हैं, और खुशी की बात यह उसमें भारत भी, अपना देश भी एक हिस्सादार है इसमें, है ना। इसका भी कुछ योगदान है, तो इसमें पार्टनर है ये। तो इनको हमें टेक्नोलॉजी खरीदनी नहीं पड़ेगी, जैसे आज हमें रिएक्टर्स खरीदने पड़ते हैं ना। जो नाभिकीय रिएक्टर विखंडन पे आधारित रिएक्टर है, हम अक्सर उसमें एडवांस कभी ईंधन खरीदते हैं, हमारे पास नहीं है, काफी कुछ समस्याएं हम झेलते हैं। स्टील हम खरीदते हैं जो उसके कोर में लगती है, पर धीरे धीरे अगर हम इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहेंगे तो हमें चीजें खरीदनी नहीं पड़ेगी, हम भी उसके भागीदार होंगे, हम उसे बेचेंगे तब, है ना। तो भारत का कई मामलों में इससे लाभ होगा, वो बात की बात है। पर इसमें नाभिकीय संलयन रिएक्टर में हमने 10⁸ केल्विन का तापमान प्राप्त कर लिया है, और नाभिकीय चक्रण शीतलन में हमने 10⁻⁸ केल्विन का तापमान प्राप्त कर लिया है। तो ये कल के प्रश्न का उत्तर हुआ। साथ में मैंने एक बात आपसे और पूछी थी कि जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि त्रिक बिंदु जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है। ये जो है ये है जल का त्रिक बिंदु। तो जल का जो त्रिक बिंदु है वो होता है 273.16 केल्विन। अब आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न ये आता होगा कि 273.16 केल्विन है, जल का त्रिक बिंदु है, मानते हैं, पर हमें ये तो बताइए कि जल का त्रिक बिंदु है क्या, त्रिक बिंदु है क्या, क्या है भाई त्रिक बिंदु, है ना। दरअसल जो जल का त्रिक बिंदु होता है यह वह बिंदु होता है, वह अवस्था होती है, ये जल की वह अवस्था जिसमें जल अपने द्रव रूप में, अपने ठोस रूप में, है ना, सॉलिड फॉर्म में, बर्फ वाले फॉर्म में, है ना, और साथ में अपने वाष्प रूप में, तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाएं, उस बिंदु को ही हम बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। तो त्रिक बिंदु से क्या तात्पर्य है, एक अवस्था है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं एक साथ मौजूद हो, उसे हम त्रिक बिंदु बोलते हैं, और ये 273.16 केल्विन है। इससे अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हैं तो 273.15 हम घटा देंगे, है ना। तो जब इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चाहे हम कह दें जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और चाहे हम कह दें 273.16 केल्विन होता है। ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब पुरानी बातें हो गई, और जरा सा एक बात और बतानी है आपको। कल झटके में मुझसे एक गलती हो गई थी, है ना। बाद में जब वीडियो अपलोड हो गया मैं चेक करने लगा, मुझे गलती दिखी, हमने कहा ब्लंडर मिस्टेक, है ना, वो हो जाता है, फ्लो में आ जाता है, कैमरे के सामने बुद्धि नहीं काम करती, ठीक है ना। आदमी एकदम गंभीर हो जाता है, एकदम सीरियस करे क्या होगा दुनिया देखेगी तो, और इसी पे गलत हो जाता है ना, जल्दबाजी में। तो उसमें हुआ ये था कि जब मैंने बनाया था, जो पहला कर बनाया था, लिखा था मैंने C-0/100-0, जब सेल्सियस, रेमर, रैंकाइन और केल्विन का मैंने पैमाना बनाया था, सब सही था। पर जो आपने अपना वाला पैमाना बनाया था वो भी सही था, कुछ नहीं गलत था। गड़बड़ी एक जगह हो गई थी, तो सुधार लीजिएगा। जब मैंने C/5 किया रहा होगा, किया था, फिर K-273.15/9 किया होगा, या R/4 किया होगा, या F-32/9 किया होगा, जो भी किया होगा, मैंने उसके बराबर नया वाला जो पैमाना था वो भी कर दिया था, वही कट कर लीजिएगा बस, बाकी ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे, आप देखिए पिक्चर में आगे क्या है मामला। आज का जो हमें टॉपिक मिला है वो है तापमापी। तो हम लोग तापमिति पढ़ रहे थे, तापमिति में हम ताप से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, तो हम ताप को नापना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने बताया क्या है, तापमापी। अब आप बताइए तापमापी क्या है। तापमापी मतलब समझ आ रहा है कि ये कोई चीज है, मापी जो मापने वाला हो, क्या मापने वाला, ताप मापने वाला। तो ताप मापने वाला उपकरण ही तापमापी कहलाता है, खत्म। तो तापमापी क्या है, तो तापमापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं का तापमान ज्ञात करते
में है या तापमान मापते हैं, बेसिक बात है। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि आखिर हम तापमापी बनाएंगे कैसे, किन पदार्थों का प्रयोग करेंगे ताप को मापने में। तो मैंने कल आपको बताया था कि सेल्सियस ने जब पैमाना अपना बनाया था उसका कोई मानक था, बस वही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर हमें समझना है। तो सबसे पहले एक शब्द समझ लीजिए क्या है, वो है तापमापक गुण। ठीक है ना, कुछ टर्मिनोलॉजी है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इन्हें आप समझिए। तापमापक गुण का मतलब क्या है पहले वो समझो। तापमापक गुण का मतलब होता है किसी पदार्थ का वह गुण जो एक समान रूप से ताप के साथ बदले, तो हमें उस पदार्थ तब हम उस गुण को उस पदार्थ का तापमापक गुण कहेंगे। तो तापमापक गुण किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो ताप के साथ एक समान रूप से परिवर्तित होता है, असमान रूप से परिवर्तित नहीं होता, एक समान रूप से परिवर्तित होता है। कैसे? मैं तुमको एक मोटा वाली आइडिया देता हूं, देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये अभी आगे मिलेगा पर हम आपको समझाने के क्रम में ये बात बता देते हैं। जैसे हमने जो सेल्सियस वाला था पैमाना वो कैसे बनाया था, देखो इसी प्रकार का डॉक्टर क्या होता है थर्मामीटर, जिससे बुखार हुआ आता है। इस वाले पॉइंट पर वो क्या भरा होता है, पारा। ठीक है, और इस पारे को हम जब ले जाएंगे तापमान में, तो हर वस्तु का एक गुण होता है कि जब उसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो सामान्यतः उसके आयतन में वृद्धि होती है, यानी वो बढ़ने लगता है, और जब तापमान घटाते हैं तो उसके आयतन में कमी होती है। वही सेम चीज हमें यहां समझना है। जब हमने इसको क्या किया कि बर्फ में लिया और छुआ दिया, तो हमने देखा कि पारा इस पॉइंट पर था, यहां तक था उसकी ऊंचाई, तो हमने इस पॉइंट को कह दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कल मैंने बताया था। फिर मैं इस पूरे सिस्टम को मैं ले गया, उबलते हुए पानी में डाल दिया, तो इसका तापमान बहुत ज्यादा हो गया, जिसे हम लोगों ने क्वथन बिंदु कहा था या भाप बिंदु कहा था, और जिसकी वजह से इसमें प्रसार हुआ होगा, और इसमें जो नली रही होगी, जगह रही होगी, जब ये फैलेगा उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, और ये फैलते 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 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने माना था, और ये यहां तक चला गया। बात समझ में आया? हमने इसको 100 भागों में बांट दिया, और मैंने प्रत्येक भाग का नाम दे दिया था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अगर हम इसको ले जाएं और एक व्यक्ति को छुआ दी, तो हमने देखा कि पारा यहां तक पहुंचा, और मैंने उसको 1 2 3 4 5 6 7 करके गिना, तो वो 37 खाने थे। तो हमने कह दिया भैया आपका जो तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, खत्म कहानी। मैं किसी और वस्तु में क्या लेकर छुपा दिया, वहां 50 खाने तक पहुंचा पा रहा, तो हमने कहा भैया तेरा तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ताप नापने का जो हमारे पास जुगाड़ था वो क्या था, उम्मीद है आपके समझ में आ गया। लेकिन यहां समझने वाली बात क्या है कि जो पारा है ना, वो एक तापमापक गुण रखता है अपने पास। अब सोचो अगर मैं किसी वस्तु का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता और पारा इतनी लंबाई तक चढ़ता, ठीक, फिर मैंने उसका तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो जो पारा था वो इतना चढ़ गया। भाई ये नाइंसाफी है, 10 में इतना चढ़ा और 2 एक्स्ट्रा 10 के बाद मैंने बढ़ाया उसमें इतना चढ़ गया, तो ये पारा नाइंसाफी कर रहा है। यानी वो एक समान रूप से बढ़े, यानी हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जैसे अगर मान लो 11 पे वो 1 मिमी उठा, तो 12 पे 1 मिमी और उठ जाए। लेकिन अगर वो 11 पे 1 मिमी ऊपर गया और 12 पे 5 मिमी चला गया और 16 पे 20 मिमी चला गया और 20 पे 50 मिमी बढ़ गया, ये असमान रूप से बढ़ रहा है, तब इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, और फिर हम इससे ताप का मापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक टेम्परेचर ये वेरी कर रहा है। तो हमें ये बनाने में सबसे बड़ी चुनौती किस बात की थी कि अंदर ऐसा मटेरियल भरना है जो एक समान रूप से प्रसार दिखाए। जिस हिसाब से हमने तापमान को बढ़ाया उसी हिसाब से उसकी लंबाई में वृद्धि हो, वो असमान रूप से ना बढ़े। तो तापमापक गुण क्या है हमें समझ में हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो तापमान के साथ एक समान रूप से बदलता है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब अगर ये हो गया तो इसको बनाने के लिए हम क्या किए होंगे, तापमापक गुण क्या है, उम्मीद है कि ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हमें ये समझना है कि हम किस हिसाब से, किस सिद्धांत से हम बनाए होंगे अपना जो नापने वाला हमारे पास सिस्टम है ना। तापमिति में हमने जो उपकरण बनाए होंगे वो किस हिसाब से बनाए होंगे और वो किस सिद्धांतों पे कार्य करते होंगे। तो तापमिति में हमने 2 सिद्धांतों पे कार्य किया। एक सिद्धांत 1 था, एक सिद्धांत 2 था। ये क्या है, 1 2 1 2, क्या बात है। यानी एक सिद्धांत 1 एक 2। इन दोनों में ये था कि ये न्यूमर पे, ठीक है ना, और डिग्री सेंटीग्रेड पे और फारेनहाइट पे, इन तीनों पे ये निर्भर करता है, और ये केल्विन पर निर्भर करता है। अब ये कैसे, यानी जो मैंने पैमाना बनाया तापमिति का
वो दो सिद्धांतों पर बनाया। एक ऐसा हो सकता था कि वो पैमाना र्यूमर पे या डिग्री सेंटीग्रेड पे या फ़ारेनहाइट के नियम पर आधारित होगा, या दूसरा हो सकता है वो केल्विन पर आधारित होगा। आप लोग कहेंगे केल्विन को क्यों छोड़ दिया भाई परिवार से बाहर? केल्विन कहेंगे कंपनी का नहीं है क्या? बता रहे हैं क्यों। क्योंकि जो केल्विन होता है ना, केल्विन पैमाना, इसकी विशेषता क्या है कि 0 केल्विन ताप पर जो हमारे पास इसका तापमापक गुण है, अभी मैंने बताया तापमापक गुण क्या होता है, उसको मैंने यक्स से लिख दिया। किससे? यक्स से। तो जो इसका तापमापक गुण है, वो तापमापक गुण लंबाई भी हो सकती है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लंबाई 2 बढ़ी, 4 बढ़ाने पे 4 बढ़ी, 5 बढ़ाने पे 5 बढ़ी। ये तापमापक गुण है। लंबाई, दाब, ये सब तापमापक गुण है। प्रतिरोध तापमापक गुण है। चक्कर में पड़िएगा, ये आगे सब मिलेगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। मिलेगा तापमापक गुण का बर्बाद हो गए, ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? देखो हम तो है ना। तो हमने तापमान 0 केल्विन जब इंक्रीज देखा, हमने 0 केल्विन ताप पर जो तापमापक गुण है उसका मान भी 0 है। यानी 0 केल्विन तापमान पर अगर तापमापक गुण का मान भी 0 हो जाए तो ये केल्विन पैमाना संभव करा सकता है। ये फिक्स है कि 0 केल्विन ताप में तापमापक गुण का मान 0 होगा। लेकिन इस बात की गारंटी हम र्यूमर में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में नहीं ले सकते। इसमें अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, 0 फ़ारेनहाइट ले लें या 0 र्यूमर ले लें, रैंकानी ले लें, बहुत सारे पैमाने, इनमें से किसी पर भी 0 पे तापमापक गुण का मान 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने 2 क्राइटेरिया मान लिया। एक में जहां तापमापक गुण का मान 0 पे 0 होगा, फिक्स है, गारंटी है, तो वो केल्विन था, उसको मैंने दूसरा बना दिया। और पहला सिद्धांत यह था कि 0 हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो मैंने क्या कहा कि ताप के साथ बदलने वाला गुण, यानी जो यक्स है, इट इज द प्रोपोर्शनल टू ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी। यानी तापमान हम जैसे जैसे बदलेंगे, तापमापक गुण का मान भी उसी के अनुक्रमानुपाती है, पैरेलली बदल रहा है। ठीक। अब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर, नियतांक मैंने a लगाया और t लिखा, और अगर मैं यहाँ 0 रख दूं ना बच्चा, तो फट से ही पूरा 0 हो जाएगा और x का मान 0 आ जाएगा। और मैंने बोला कि जो पहला सिद्धांत हमारा है तापनीति वाला, जिसमें कि र्यूमर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आते हैं, उसमें 0 पे 0 होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो x का मान 0 नहीं हो सकता 0 पे, तो प्लस मैंने एक अक्षर और जोड़ दिया b। तो a इज द व्हाट? a इज द कांस्टेंट। a एक नियतांक है और b एक नियतांक है। अब अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो x का मान ही आएगा, यानी t बराबर 0 पर x का कुछ मान आ भी सकता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 100% x बराबर सिर्फ 80 होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 रखा नहीं कि फटाक से 0 हो जाएगा। तो अब हम जो भी पैमाना बनाएंगे वाला 100% ये समझ लेना, या तो वो इस कॉन्सेप्ट पे होगा और या तो वो इस कॉन्सेप्ट पर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तब जब उसमें केल्विन साहब इन्वॉल्व होंगे तब, और ये तब लगेगा जब उसमें सेल्सियस या एंड कंपनी जो भी है वो इन्वॉल्व होगी तब। अब चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या प्रोसेस है, इसके आगे का क्या क्रम हो सकता है। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में तो भले आ रहा होगा, भले आपकी बुद्धि एक चीज को लेकर ना काम कर रही होगी, और मैं जानता हूं वो क्या है कि इन चीजों को हम समेट के लिखे कैसे। अब ये आपके लिए बड़ी चुनौती है। अब ये आप समझिए कैसे लिखना है। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखते जाइए, जिससे कि चीजों को रिवाइज करना आपके लिए काफी आसान हो। हम आज आपको समझा दे रहे हैं बस कायदे से। तो हमने इसमें एक केस पढ़ा था सेल्सियस का, र्यूमर का और किसका, फ़ारेनहाइट का। दूसरा केस हम लोगों ने किसका पढ़ा था, सिर्फ केल्विन एंगल का। केल्विन माना आपने बताया y बराबर सिर्फ क्या होगा बच्चा, 80 या x बराबर 80, और ये था x बराबर 80 प्लस b। इसका मतलब अगर मैं ग्राफ खींचता तो इसका वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार होता, और यहाँ पर तापमापक गुण था और यहाँ टेम्परेचर था। और अगर मैं इसका ग्राफ खींचता x बराबर 80, ये ऐसे होता, एंड दिस इज द तापमापक गुण t, तापमापक गुण, और ये टेम्परेचर है। 100% आया? यू गॉट माय पॉइंट? 100% नहीं आया? बताइएगा। तो ये 100% बताएगा केल्विन अंकल को, और ये डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट का, र्यूमर या रैंकाइन जो भी होगा हमको बताएगा। तो कई बार ग्राफ अकेले दे देगा और पूछेगा भैया पहचान हो, तो आप पहचान लेंगे। तो अब इसके बाद हमने तापनीति को 2 भागों में बांटा। जो हमारी आधुनिक तापनीति है, आधुनिक तापनीति है, थर्मोमेट्री जो आधुनिक वाली है, मॉडर्न वाली, वो मॉडर्न वाली जो है, मॉडर्न वो आधुनिक वाली केल्विन पे आधारित है। ठीक। और जो हमारी ओल्ड वाली है, पुरानी वाली, वो सेल्सियस के नियम पर आधारित है। तो
तो पुरानी वाली तापमिति में पुराना जो कंसेप्ट था वो x बराबर AT प्लस b पे रहा होगा, और जो नया बना है आधुनिक वो x बराबर AT पे रहा होगा। हम दोनों को बराबर बराबर बनाएंगे, टेंशन नहीं। देखो, तो अगर मैं जो ओल्ड है ना, पुरानी तापमिति समझे, ओल्ड वाली, ओल्ड थर्मोमेट्री, इसके अंतर्गत अगर हम समझना चाहें चीजों को तो क्या होगा, पहले ये समझिएगा, है ना। प्राचीन तापमिति अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्राचीन तापमिति। प्राचीन तापमिति में हम लोगों ने क्या समझा, हमने कहा प्राचीन तापमिति इस सिद्धांत पर आधारित थी कि x बराबर AT प्लस b होगा, यानी ये सेल्सियस पर आधारित थी। तो छोटा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि प्राचीन तापमिति निम्न में से किसके सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, दे दिया ऑप्शन धर चार्ट, उसमें एक ऑप्शन केल्विन अंकल भी थे, तो केल्विन लगाया और आगे बढ़ गए। अब सोचिए कितना बेहुदा क्वेश्चन था, और शर्त लगा लीजिए 99.99% बच्चों को क्वेश्चन ये गलत होगा, क्योंकि कोई इस लेवल तक इतना छोटा आके देख ही नहीं सकता। और आप जानते हैं आज के समय में दिक्कत क्या हो रही है, नए क्वेश्चनों की कमी। तो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं किसी एग्जाम में बड़े डीप पॉइंट टू पॉइंट निकाले जा रहे हैं। अब की बार जो टीजीटी का रिजल्ट आया था उसको देख के लगा यार क्या बात है, विज्ञान का पेपर जानते हैं इस लेवल का था कि जो बंदा विज्ञान पढ़ाता रहा होगा ना वही कर पाया होगा अच्छे से। ऐसा नहीं करा तो बच्चे ना किए होंगे, सब किए होंगे, पर मैंने अनुभव किया कि हमारे साथ जिस कॉलेज में हमने ज्वाइन किया है वहां पर जितने लोग आए हैं सब पढ़ाते थे ऑलरेडी पहले से, और वो पॉइंट दर पॉइंट पढ़ाए हैं बच्चों को, उन्हें एक पॉइंट याद है, फेल किए हैं, तब वो आराम से गए पेपर दिए, झन्नाटा उनका हो गया सिलेक्शन, एक बार में हो गया। तो मुद्दा इसी बात का है कि आप चीजों को इस स्तर पर ना पढ़ें कि आप स्टूडेंट हैं, आप इस स्तर पर पढ़ें कि इसमें कितने बिंदु से क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप सवाल को देखें पढ़ते वक्त आप समझ जाएं कि अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, उस दिन आप समझ लीजिएगा आपकी तैयारी अब परफेक्ट लेवल पर है किसी भी एग्जाम के लिए। तो पढ़ाई ऐसे पढ़ें कि पढ़ते ही पढ़ते तुम्हें क्वेश्चन भी दिखने लगे उसमें, इसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जा सकता है। इस लेवल से समझे चीजों को, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, तो आप तेज हैं। तो x बराबर AT प्लस हमने क्या लिखा b। अब आइए देखिएगा, हमने कहा कि अगर हमें तापमापक गुण समझना है तो हम जल के बारे में जानते हैं अच्छे से। हमने कहा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देखना चाहें तो हमने कहा जो x है जल है वो x 100 हो गया होगा, उसका गुण 0 पे अगर हम देखेंगे तो x 0 हो गया, अज्ञात ताप पर उसका गुण हो गया x t। अलग अलग तापमान पर तापमापक गुण का मान अलग अलग मिला होगा, वही हमने लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 0 पे निकालता x 0 तो मैं लिखता a और t का मान हम यहाँ पर लिखते 0 और प्लस b, जो कि हमें x 0 बराबर मिलता a 0 हो जाता और सिर्फ मिलता यहाँ पर b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोबारा मैं 100 डिग्री पे लेता हूँ, यहाँ मिलता है x 100 बराबर a और यहाँ पे t का मान मैं लिखता 100 और प्लस b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोबारा मैं xt पर लिखता हूँ तो हमें मिलता at और प्लस b एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। हमें चाहिए वो अज्ञात ताप जिसपे कोई हमें तापमापक गुण मिला था। देखिएगा हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया, तो हम जब 2 माइनस 1 करेंगे तो x 100 माइनस x 0 मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर ये लिखा था 100a और प्लस b और यहाँ पर लिखा था माइनस b, और ये कैंसिल हो गया और अपने को मिला x 100 माइनस x 0 बराबर 100a एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर a। हमने इसे इक्वेशन नंबर a मान लिया, ये हमने माना है इक्वेशन नंबर a। अब इसी प्रकार हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 कर दिया, मैंने 3 में से 1 को घटा दिया, तो 3 वाला बच्चा क्या है xt और माइनस 1 वाला क्या है x 0। लेफ्ट में लेफ्ट घटाते हैं और राइट में राइट घटाते हैं, और यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है at प्लस b एंड दिस इज द माइनस b, और ये दोनों कट जाएगा और अपने को मिलेगा xt माइनस x 0 बराबर 80, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया अभी। अब अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा हमने b अपान a किया। क्यों डिवाइड किया आपको पता है, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अननोन a है और यहाँ पर भी अननोन a है, और इन दोनों को एक ही तरीके से हटाया जा सकता है कि दोनों कट जाए, या यहाँ से a का मान निकाल के हरक दे, बस वही है। तो हम भाग करेंगे तो कट जाएगा, हट जाएगा, या यहाँ से a का मान निकाल के हरक दिया, बात एक ही है। इस इक्वेशन की मदद से अपने को a और b गायब करना था और अज्ञात ताप t निकालना था, बस। और अभी 4 बातें करेंगे ना एकदम अंतर आपका चिल्लाने लगेगी क्या रहा है, टेंशन ना लीजिए। तो यहां से हमें मिला xt माइनस x 0 और अपान यहाँ पर x 100 माइनस x 0 इक्वल टू यहाँ पर मिला है at अपान 100a,
और ये कट गया और हमने 100 को इधर भेजा, तो अज्ञात ताप T बराबर xt माइनस x0 अपान x100 माइनस x0 गुणे 100। ये अज्ञात ताप निकालने का हमें एक सूत्र मिल गया। तो अगर हमें किसी भी तापमिति पर, जो प्राचीन तापमिति है, जो सेल्सियस पैमाने पर आधारित है, उसके लिए अगर आपसे पूछे कि भैया चलिए बताइए अज्ञात ताप क्या होगा, आप बता लेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा। अब जो तापमापक गुण है मैंने लंबाई ले लिया, तो मैं यहां लिख देता L100 माइनस L0 अपान L100 माइनस L0। यहां मैं लिखता LT, सॉरी मैंने 100 बोल दिया था शायद, तो LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0। सवाल कैसे आएगी? सवाल ऐसे आएगी, कहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी तापमापी में चढ़े हुए द्रव्य, कोई भी द्रव्य था, पारा रहा होगा, की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर थी, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब चढ़ाया गया उस पर, तो पारा देखा तो चढ़ी हुई लंबाई 70 सेंटीमीटर थी। तो बताइए किस तापमान पर चढ़ी हुई लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी? तो हम लंबाई रख देंगे। किस ताप पर 30 होगी? तो ये 30 पूछा है, तो यहाँ 30, यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 100, यहाँ पर था 2 गुणे 100, हल कर देंगे, तापमान का मान चल गया। अब इसी को अगर हम गैस तापमापी ले लें तो वो दाब के आधार पर बनती है, तो हम दाब ले लेंगे तापमापक गुण, यहाँ लिख देंगे Pt माइनस P0 अपान P100 माइनस P0। तो जो अलग अलग प्रकार का हम तापमापक गुण लेंगे उसे भना भनिया रखते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो बशर्ते बात ये पता होना चाहिए ये आधारित किस पर है, ओल्ड वाली सेल्सियस, ल्यूमर या फारेनहाइट। चलिए अब हम समझते हैं आधुनिक, जो आधुनिक तापमिति है इसके बारे में आप ढंग से जानते हैं। अभी मैंने इस बात को आपको परिचित भी कराया कि हमारी आधुनिक तापमिति केल्विन के पैमाने पर आधारित है। केल्विन का पैमाने का जो मानक है वो x बराबर 80 है, ठीक। अब इसमें हम कहते हैं कि हम जल के त्रिक बिंदु पर नापेंगे, तो त्रिक बिंदु पर जो x है xTR बन जाएगा और बराबर a गुणे त्रिक बिंदु कब आता है? जब तापमान हो जाता है, बोलिए 273.16। अभी आते ही मान लिखा हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड करो, तो x अपान xTR बराबर 80 अपान a गुणे 273.16 और a से a कट गया, मैं 273.16 को इधर भेजा, तो यहां से t बराबर मिला x अपान xTR गुणे 273.16। अब इस पे आप रखेंगे आंसर आ जाएगा। और आप समझ रहे होंगे लंबाई होगी तो दाब होगा तो क्या होगा, तो क्या वो सब अलग होता है, पर फार्मूला ये बन गया। तो ये हमारी आधुनिक वाली थी और ये वाली हमारी प्राचीन तापमिति थी। अब एक समस्या का हम सामना कर रहे हैं, बार बार लाइट का आना और बार बार लाइट का जाना। और आप सभी लोग जानते होंगे इतने दिन से मेरे वीडियोस जा रहे हैं, कभी एक दिन कभी 2 दिन लापरवाही कर करके 5-6 साल से हम डालने का तब से डालते होते, तब तक काफी बच्चों का कल्याण हो गया होता और उनके साथ साथ हमारा भी कल्याण हो गया होता। तो अब हम लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, आपको लग गया होगा कि अब सर ने प्रॉमिस किया है तो लगातार वीडियो मिलेंगे और 100% मिलेंगे आपको। पर लाइट के आने जाने से थोड़ा व्यवधान, डिस्टर्ब बहुत व्यवधान हो रहा है और वहाँ वीडियो की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और आपको बोर्ड पे जो लिखा है वो दिखता भी ना होगा। तो हमारा जो ये टॉपिक है ओवरऑल हमने आज का ये समेट लिया। अब कल हम इस पे आधारित कुछ सिद्धांत है, जैसे गैस तापमिति क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, द्रव्य तापमिति क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और पायरोमीटर क्या है ना, जिससे हम सूर्य, तारे, चंद्रमा, बाकी ग्रहों उपग्रहों का तापमान नापते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और प्रयास करेंगे प्रतिरोध तापमापी क्या है। और कल ही या एक लेक्चर में और हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। खैर ये खत्म होगा क्या? तापमिति खत्म होगा। अभी आप सोचिएगा मत, अभी ये चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। ऊष्मामिति हमको पढ़ना है, हमारा मेन टॉपिक ऊष्मामिति है। मैं चाहूं तो इस चैप्टर को जब चाहूं धज्जिया उड़ा दूं, पर ऐसा नहीं करने वाले। हम जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। बेसिक बात यही है। तो चलिए देखिए, बस तो ये डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है, तो इस डिस्टर्बेंस से हम लोग निजात पाते हैं। और चलिए ठीक है यार, एडजस्ट करिए चीजों को, धीरे धीरे चीजें सही होंगी, समय के साथ सही होंगी, है ना। तो अभी आप जैसे भी है इन चीजों को, इन छोटे संसाधन में हम लोग चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक। मेन चीज है पढ़ाई, बिना पैसे की पढ़ाई ढंग से अगर आपकी हो जा रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। खैर आप पैसा खर्च करते हैं, डाटा लगाते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, पढ़िए। देखिए अब लाइट आ गई फिर से, तो फिर से मन कर रहा है और आगे पढ़ाएं, पर अब एक बार मूड बन गया तो बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़िए। कल क्लास मिलेगी और हमने कहा था जीएस का वीडियो मिलेगा, तो कल तो मैंने कहा था आज के लिए ही मिलेगा, पर जल्दी ही मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा। दरअसल दिक्कत भी हो जाती है ना कि चीज़ों को समेटना, सारा दिन का व्यस्त शेड्यूल, 4 बजे निकलो, 7 बजे घर पहुँचो, एक वीडियो बनाने का मतलब कि प्लस 1 घंटा और फिर अपलोड करना, तो
हमारी नींदें गायब हो जाती हैं रातों की। 5 घंटे 4 घंटे मिलते हैं सोने को, 6 घंटे, मुश्किल से 6 घंटे, है ना, 4 घंटे। तो 4 घंटे सोएंगे तो फिर अब हम कुछ दिन बाद शहीद हो जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है। बाकी हम प्रयास करते हैं कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके हम उतना टाइम आपको दे दें, और ऐसा करेंगे। हम आपका पूरा जीएस बढ़वा देंगे, बस पक्की बात है। 1 साल तक में हम इतना जीएस अपलोड कर देंगे आपको कि आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे आईएएस या पीसीएस लेवल तक का जीएस अपना कवर कर लेंगे। इसके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पर मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे टॉपिक पढ़ने भी पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि मैं सहनता हूँ, सारी चीज़ें मुझे आती हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं आती हैं, और किसी को भी नहीं आती है। मैं स्वीकारता हूँ इस बात को, कमियां सभी में होती हैं। चलिए डियर, ठीक है, बकरीदबाजी करते रहेंगे तो हम बड़े बकरीदबाज हैं, बहुत टाइम बिता देंगे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए।